हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उनको किया जाए तो यही काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर के मुश्किल कामों को आसान करने के बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके घर और किचन के कामों को आसान करेंगे और साथ ही साथ आपके समय और पैसों की भी बचत होगी। और फ्रेंड्स, वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि हमें कैंची के ऊपर हार्पिक क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इस तरह के आलमंड्स यानी कि बादाम को लेके। फ्रेंड्स, बादाम अक्सर हम लोग भिगोकर खाना पसंद करते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ हमारे दिमाग को भी तेज रखते हैं, हमारी मेमोरी पावर को भी ये बढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को एग्जाम के दिनों में भीगे हुए बादाम दूध के साथ ज़रूर देने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इनको रेगुलर भिगोते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन्हें भिगोना भूल जाते हैं। हमें वैसे तो 4 बादाम भिगोकर जरूर खाने चाहिए, लेकिन बहुत बार हम 10-15 बादामों को भिगोकर इस तरह से रख देते हैं ताकि हम बार बार इन्हें भिगोना भूल ना जाएं। एक साथ ही 10-15 बादामों को भिगोकर रख देते हैं, लेकिन हमें इनको इस तरह से भिगोकर बाहर ही नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह पानी में भिगोने के बाद हम इनको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड 6-7 घंटे तक तो आप इनको पानी में ऐसे ही बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक आप इनको ऐसे ही बाहर रखेंगे हल्का सा झाग आने लगेगा, इसमें स्मेल भी आने लगेगी। ये बादाम हमारे भीगे हुए हमारे शरीर को फायदा देने की बजाय ये नुकसान देने लगेंगे। तो आप इनको भिगोकर ऐसे ही बाहर ना छोड़े, आप इनको रख दें फ्रिज के अंदर। 6-7 घंटे बाद इसका पानी आप चेंज करके दूसरा पानी डालने के बाद आप इनको फ्रिज के अंदर ही रखें। तो उसके बाद आपके ये बादाम काफ़ी दिनों तक चल जाएंगे। आप इनका कंटिन्यू एक दिन बाद पानी चेंज करते रहिए, तो बादाम आपके भीगे हुए काफ़ी दिन तक चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगली टिप हमारी यह है कि जब भी हम लोग चाय बनाते हैं तो ये चाय पत्ती का पानी हम थोड़ा सा अलग बचाकर रख सकते हैं, क्योंकि इससे हम अपनी क्रॉकरी को यानी कि कांच के ग्लासेस को चमकाएंगे और बहुत ही चमकदार हमारे कांच के ग्लास बन जाएंगे। और बहुत बार आप रीयूज चाय पत्ती को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कुछ ग्लासेस हैं जिनकी चमक और शाइन पूरी ख़त्म हो चुकी है, और ये कुछ ग्लासेस हैं जिनकी शाइन अभी भी एज इट इज़ बनी हुई है। तो इनको एकदम चमकदार बनाने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि आप ले लीजिए ये गुनगुना चाय पत्ती का पानी। तो फ्रेंड्स, आप रीयूज चाय पत्ती को भी फिर से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको दोबारा से उन पत्तियों को उबाल सकते हैं और इस तरह के चौड़े बर्तन या फिर किसी भी बड़े भगोने में आप इस चाय पत्ती के पानी को डाल दीजिए, और इसके अंदर आप अपने सभी जितने भी ग्लासेस या कटोरी जो भी हैं जिनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उनको इसके अंदर डालकर भिगो दीजिए। तो चाय पत्ती के पानी में भिगोने के बाद आप 2-3 घंटे तक इसी पानी में भीगा रहने दीजिए। थोड़े थोड़े ग्लासेस करके भी इस पानी के अंदर डाल सकते हैं। अगर एक साथ आपकी ग्लासेस या फिर कटोरी या फिर प्लेट इसके अंदर नहीं आ रही हो तो आप थोड़े थोड़े करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और चाय पत्ती के पानी में 1-2 घंटे तक आप ऐसे ही इनको भीगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इस चाय पत्ती के पानी से निकालने के बाद नॉर्मल तरीके से डिश वॉश से और पानी से वॉश कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो गए हैं। और आप चाहे तो पहले इनको अच्छे से डिश वॉश से वॉश कर लें, उसके बाद इस चाय पत्ती के पानी में भिगोने के बाद नॉर्मल पानी से इनको वॉश कर लें, तो भी आपके ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा शाइनी और न्यू बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कि हमारे ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने ही इनको करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इनकी चमक, तो पहले से ये कितने ज़्यादा चमकदार हो गए हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह से हम अपनी बेकार पड़ी हुई चाय पत्ती को भी फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और आप इस पानी को फेंके ना, इस पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और हल्का सा विनेगर मिलाकर आप अपनी पाजेब चांदी की पाजेबों को एकदम चमका सकते हैं। इस पानी में आप अपनी चांदी की ज्वेलरी को थोड़ी देर डिप रहने दीजिए, करीबन 1 घंटे तक। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से उनको वॉश कर लीजिए। इस तरह से चांदी की ज्वेलरी भी आपकी चमक जाएगी। आई होप आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारे घर में मच्छर और मक्खियों को भगाने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मच्छरों से बचने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक है एक नींबू और कुछ लौंग। तो ये 2 ही चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमें घर के किचन में ही
ही आसानी से मिल जाते हैं। तो नींबू को हमें बीच से कट कर लेना है और एक नुकीले चाकू से नींबू के बीच में हम इस तरह से गड्ढे कर लेंगे, यानी कि इसका रस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना चाहिए। और अब इस नींबू के अंदर हम इन लौंगों को फंसा लेंगे। तो ये लौंग हमारा गरम मसाला होता है और खाने में हम इसको बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इसका जो नुकीला हिस्सा है उसको हम नीचे की तरफ को इस तरह से डाल देंगे और लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से एक नींबू के अंदर जितनी लौंग हो सकती है हम इस तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इससे मच्छर किस तरह से भागेंगे। तो फ्रेंड्स, लौंग जो होती है वो एक गरम मसाला होता है और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब वो नींबू के रस में इस तरह से मिल जाएगा तो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस नींबू के रस में भी आ जाएगा। और नींबू की फ्रेग्रेंस तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा खुशबूदार होती है और हल्की हल्की सौंधी सी माइल्ड सी खुशबू होती है लेमन की। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से नींबू कट करने के बाद इसके अंदर लौंग डाल देंगे और इस लौंग वाले नींबू को हम अब कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ से मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि आप इसको अपने ड्राइंग रूम में भी, जहाँ पे आप खाना वगैरह खाते हैं उस डाइनिंग टेबल के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर बाथरूम में भी आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में भी हल्की हल्की सौंधी सी खुशबू इसकी बाथरूम में फैल जाएगी और लौंग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी बाथरूम में फैल जाएगा, जिससे कि बाथरूम में भी छुपे हुए मच्छर तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगे और लेमन की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस पूरे बाथरूम में फैल जाएगी। और आप चाहे तो इस लेमन के टुकड़े को वॉश बेसिन के आसपास भी रख सकते हैं। इसके ऊपर पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा हाइट पे आप इसे रख सकते हैं। हल्का सा आप बीच बीच में से हल्का हल्का निचोड़ते रहें, उससे इसका रस भी बाहर आता रहेगा। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आप चाहें तो इसे बालकनी के आसपास, गमलों के आसपास भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। इस नींबू और लौंग की खुशबू से मच्छर यहाँ से तुरंत ही भाग जाएंगे। और आप चाहें तो ड्राइंग रूम के शोकेस के ऊपर भी इसे रख सकते हैं, तो वहाँ से भी मच्छर आपके तुरंत ही भाग जाएंगे और लेमन की फ्रेगनेंस पूरे ड्राइंग रूम में फैल जाएगी। आई होप आइडिया आपको पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के बेकार पड़े हुए टूथब्रश को लेके है। तो इन बेकार पड़े हुए टूथब्रश को भी आप बेकार समझकर बिल्कुल ना फेंकें। ये बेकार पड़े हुए टूथब्रश भी हमारी क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से एक बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश ले लेंगे और इसको मैं बैक साइड से हल्का सा गैस पर गर्म कर रही हूँ ताकि ये इजीली मूव हो जाए। तो हमें इसे मोड़ना है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में और किचन में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर एकदम सीधा ब्रश नहीं जा पाता, तो हमें इस तरह का हल्का सा मुड़े हुए ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम इसे गैस पर गर्म कर लेंगे और ऊपर की तरफ से हल्का सा हम इसको पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, तो ये हल्का सा इस तरह से मुड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ हम इस तरह की स्लाइडिंग विंडो की क्लीनिंग में कर सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो जो होती है उसके बीच में डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और कोई भी ब्रश वहाँ पर इजीली नहीं जा पाता। तो अगर आपके ब्रश का जो आगे का टॉप है वो बहुत ज़्यादा पतला है, उस ब्रश की हेल्प से आप स्लाइडिंग विंडो के बीच में इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। या तो आप कोई भी एक टुकड़ा सूती का इस तरह से लपेट लीजिए ब्रश के आगे से और स्लाइडिंग विंडो के ऊपर इस तरह से पोछा टाइप का लगा दीजिए। हल्का सा मैं इसको गीला भी कर रही हूँ, तो अब जितना भी डस्ट है वो सारा ही इस कपड़े में अच्छे से लिपट जाएगा। और अब सेकंड यूज़ मैं इस ब्रश का कर रही हूँ सिंक के इस तरह की जाली के ऊपर। तो सिंक की जाली भी हमारी बहुत बार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और डायरेक्ट सीधा ब्रश उसके अंदर नहीं जा पाता। तो इस तरह के टेढ़े ब्रश से हम अपनी जो सिंक की जाली है उसको क्लीन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बाथरूम के टैप वगैरह भी इसी ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, जहाँ पर आसानी से सीधा ब्रश नहीं जा पाता, तो वहाँ पर भी आप इस ब्रश की हेल्प से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के 2-4 ब्रश तो आपके 2-3 महीने में ख़राब हो ही जाते हैं, तो उन ब्रश को फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप हर जगह का अलग ब्रश बनाकर रख सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से मोड़कर बाथरूम का ब्रश अलग और किचन का ब्रश अलग रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो टॉयलेट सीट होती है उसमें भी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बड़ा ब्रश नहीं जा पाता, तो इस छोटे ब्रश की हेल्प से आप वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं और इस ब्रश को आप अलग ही रखें। तो मैं भी इस ब्रश को अब अलग ही रखूँगी, यानी कि टॉयलेट सीट का ही ये ब्रश रहेगा, तो इसको मैं और जगह यूज़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट सीट की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप ये छोटी छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट और बहुत ही यूज़फुल टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल टिप ये है
कि हमारी जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं उन पे बहुत जल्दी जंग लग जाती है, चाहे वो आपकी कैंची हो, चाकू हो या और कोई भी चीज़ हो। तो उसको भी क्लीन करने की एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है हमारे पास हार्पिक। तो जब भी आप इस तरह की लोहे की कैंची को या किसी भी चीज़ को आप क्लीन करेंगे, यानी कि उसके जंग के निशान आपको हटाने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हार्पिक। फ्रेंड्स, मैं टॉयलेट का हार्पिक अलग और किचन का हार्पिक अलग रखती हूँ, क्योंकि ये क्लीनिंग में भी बहुत यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोहे की चीज़ों के ऊपर हार्पिक डालेंगे तो नीचे हम इस तरह की एक प्लास्टिक की प्लेट ही रखेंगे, और उस प्लेट को हमें खाने पीने की चीज़ों में यूज़ नहीं करना है। वो हमारी बेकार प्लेट होनी चाहिए। या तो आप प्लास्टिक की या फिर कैलामाइन की प्लेट ले सकते हैं। और अब इस ब्रश की हेल्प से हम अपने इस सीज़र को क्लीन करेंगे। तो हार्पिक का यूज़ करने से पहले अब आप चाहें तो अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये ग्लव्स हमें हेयर डाई के साथ अक्सर फ्री में मिलते हैं। तो आप कोई भी सिलिकॉन के या प्लास्टिक के ग्लव्स पहन सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन आप अपने हाथों में लगा लीजिए, क्योंकि जो हार्पिक होता है उसमें बहुत ही हार्श केमिकल होते हैं, तो इससे आपके हाथों को इरिटेशन हो सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हार्पिक कैंची के ऊपर डालने के बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से रब कर रही हूँ। तो इससे हमारी जो सालों से पड़ी जंग लगी हुई कैंची है, जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उस कैंची को भी हम यूज़फुल बनाएंगे। और जंग के निशान हटाने के बाद मैं उसको तेज़ करना भी बताऊंगी कि उसे हम किस तरह से यूज़ में फिर से ला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हार्पिक अच्छे से लगाने के बाद, रब करने के बाद 1 मिनट हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। और अब हम यूज़ करेंगे स्टील का जूना। सेम इसी तरह से मेरे पास कुछ बेकार पड़े हुए लोहे के चाकू भी हैं, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा जंग लग रही है, तो उनको भी मैं इसी हार्पिक की हेल्प से क्लीन करूँगी। और साथ ही कुछ मेरे पास स्टील की कैंचियाँ भी हैं, उनके ऊपर भी हल्की सी जंग लग गई है, तो उनको भी मैं इसी प्रोसेस से क्लीन करूँगी। हार्पिक डालने के कुछ सेकंड बाद बेकार पड़े हुए टूथब्रश से हम इनको रब करेंगे। अब आधी टेबल स्पून नमक हम इनके ऊपर छिड़क देंगे, और नमक डालने के बाद अब हम स्टील के जूने से इनको रगड़ेंगे। तो जैसे ही आप स्टील के जूने से इनको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी सारा कालापन निकल चुका है, और जितना भी जंग के निशान है वो तुरंत ही गायब हो जाएंगे, और आपके कैंची और चाकू फिर से एकदम चमकदार बन जाएंगे, और पूरी तरह से जंग इनमें से गायब हो जाएगा। साथ ही साथ चाकुओं में कालापन भी आ जाता है, तो वो भी तुरंत ही हट जाएगा। देख सकते हैं कि चाकू कितने क्लीन हो गए हैं, और ऊपर की तरफ इसमें प्लास्टिक चिपका हुआ है, इसीलिए वो जल्दी से रिमूव नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको भी रगड़ लेंगे और वो भी क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लोहे की कैंची बहुत ज़्यादा काली और जंग लगी हो रखी थी, और अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीन ये हो गई है। और अब हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद ये कितनी ज़्यादा नई जैसी हो गई है। तो आई होप ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो सभी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया है, और अब आप इनको देख सकते हैं, और इनमें से कितना डस्ट कालापन निकला है वो भी आप देख सकते हैं। और अब इन चाकुओं को और कैंचियों को हम सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। और अब इनमें फिर से जंग ना लगे, तो इसके लिए हम इनके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो कुछ ड्रॉप सरसों का तेल हम हाथ पे लेकर और इनके ऊपर अच्छे से रब कर लेंगे। और अब इनको फिर से धारदार बनाने के लिए हम किसी बेकार पड़े हुए फॉयल पेपर के ऊपर इस तरह से कैंची चलाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े इस फॉयल पेपर के कर देंगे, या फिर कोई दवाई का रैपर हो जो कि आपका बेकार पड़ा हुआ हो, उससे भी हम इस कैंची को कट कर सकते हैं। या फिर इस तरह के स्टील के जूने के ऊपर, जो स्टील का जूना आपका ख़राब हो चुका हो, उसके ऊपर बार बार इस तरह से कैंची चलाने से कैंची की धार फिर से तेज़ हो जाती है। कैंची और चाकू तेज़ करने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। तो कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के लिए 5 में से आप मुझे कितने स्टार देना चाहेंगे। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।